अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है, सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। दुनिया में कोरोना से अमवात की तादाद 82,000 से जायद हो चुकी है। 14 लाख से जायद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका में है, जहां 4 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 2000 अफराद कोरोना से हलाक हुए, जो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। कुछ अर्सा पहले एक दिन में 100 हलाकतें होती थी तो बड़ी खबर लगती थी, फिर 500, फिर 1000 और अब अमेरिका में एक दिन में 2000 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाक अफराद की तादाद 13,000 के करीब पहुंच चुकी है। और एक तरफ सूरत हाल यह है, जबकि दूसरी जानिब चीन, जहां से कोरोना वायरस का फैलाव शुरू हुआ, 3,333 अफराद हलाक और 81,000 अफराद से जायद इस वायरस से बीमार हुए। उसके शहर वुहान में 23 जनवरी से लगाया गया लॉकडाउन उठा लिया गया है, मगर पाबंदियां अब भी बरकरार हैं। इस बारे में तफसील से आपको बताएंगे। पहले आपको पाकिस्तान की सूरत हाल बताते हैं, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 4,183 हो गई है, अमवात की तादाद 58 हो गई है। और कोरोना वायरस के मरीजों का पता चलाने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला टेस्ट किट्स की फराहमी का है। दुनिया में जहां जहां कोरोना को कंट्रोल किया गया वहां ज्यादा टेस्ट किए गए, चाहे सिंगापुर की मिसाल हो, चाहे जर्मनी की मिसाल हो। सूबों की पाकिस्तान में शिकायत है कि उनके पास टेस्ट करने की सलाहियत ही नहीं है। वफाक की तरफ से उन्हें टेस्टिंग किट्स नहीं दी गई। ये शुबा भी जाहिर किया गया कि कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग किट्स दरामद की गई उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, मगर अब हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर बताया गया है कि टेस्टिंग किट्स मंगाई जा रही हैं, बड़ी तादाद में मंगाई जा रही हैं, अच्छी क्वालिटी की होंगी, जिस पर तमाम सूबों का कंसेंसस है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ब्रीफिंग में मौजूद चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने यह ऐलान किया। टेस्टिंग किट सर 1 लाख आज रात को आ रही हैं। वो कंपनी है जो जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है। तो 35,000 हम सिंध को दे रहे हैं, 15,000 बलूचिस्तान को दे रहे हैं और 25,000 केपी और इसमें बांटेंगे। और परसों रात को इंशाअल्लाह 2,35,000 किट और हमारे पास आ रही है। N95 जो किट का हिस्सा होता है, उसके अलावा भी पंजाब को 17,000, सिंध को 8,000, केपी को 9,700, बलूचिस्तान को 6,200, जीबी को 2,750, इस्लामाबाद टेरिटरी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको 1,000 और एजेके को 2,800 जो हैं ये दिए जा चुके हैं अदर देन द किट्स। टेस्टिंग किट्स आ रही हैं, सूबों को दी भी जाएंगी। कल हमारे शो में मौजूद थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 3,000 टेस्ट हो रहे हैं, 40,000 के करीब तादाद, जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से ये खदशा बार बार जाहिर किया जा रहा है कि असल में जो इस वक्त कोरोना से मुतासिरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। आज मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत अहम बात की, वो बात जिसमें सबका फ़ायदा है, हम सबका फ़ायदा है, जिस पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने प्यारों और बुज़ुर्गों से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन हटे, मुल्क में मईशत का पहिया चले, तो वज़ीर आज़म का ये पैगाम सुने और इस पर अमल करें। आपको एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कोई गवर्नमेंट कहीं जाके महलों में नहीं कह सकती कि घरों में रहो। कोई पुलिस डंडे मार के ये यानी लोगों को जेलों में तो नहीं डाल सकते कि अगर जी आप बाहर निकलेंगे। ये आपने खुद करना है, खुद एहतियात करनी है अपनी भलाई के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने लोग जो बीमार हैं इस मुल्क में। इसलिए जब तक कौम मिल के इसका मुकाबला नहीं करेगी, गवर्नमेंट, कोई दुनिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये गलत फहमी बना रहे हैं कि अभी सिर्फ हमारी कम फौतगियाँ हुई हैं तो आप समझेंगे कि आगे भी नहीं होंगी। ये फैल रही है बीमारी, ये और बिगड़ेगी, हालात बुरे होंगे। लेकिन जो यूरोप में आप देख रहे हैं, आप न्यूयॉर्क में देख रहे हैं, अगर तेज़ी से फैल गई तो इसके बहुत मुश्किलात सारी कौम को उसका सामना करना पड़ेगा। मगर मुल्क में सूरत हाल ये है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। सब चाहते हैं कि ये लॉकडाउन हटे ताकि मईशत का पहिया चले। और जाहिर है लॉकडाउन मुसलसल हल नहीं है। शुरू में लॉकडाउन लगाना लाजमी था, लॉकडाउन करना लाजमी था ताकि हुकूमत इकदाम कर सकें, सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें। ये हमेशा चल नहीं सकता सिलसिला, मगर अब मुसलसल ये शिकायत सामने आ रही है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। इस बारे में हमने मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानने की कोशिश की कि हुकूमत तो कह रही है हमने लॉकडाउन किया हुआ है, मगर कल वज़ीर आला सिंध ने हमारे प्रोग्राम में अवाम पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मायूसी का इजहार किया। दूसरे सूबों से यही इतलात आ रही हैं। आज देखिए कराची में हमारे नुमाइंदे ने क्या देखा कि कराची में क्या सूरत हाल है, बताएंगे काशिफ मुश्ताक।
शहर में लॉकडाउन है, अपने आप को घरों तक महदूद रखें। सिंध हुकूमत हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे, सबकी आवाम से इस वक्त एक ही अपील है कि शहरी घरों पर रहें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस जंग में कामयाबी हासिल की जा सके। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में भी हाल अच्छा नहीं है। लॉकडाउन की खुलकर आवाम की तरफ से खिलाफवर्जी की जा रही है। अहमद फराज बताइए। पंजाब में 23 मार्च के बाद यानी कि 24 मार्च से जो है वो लॉकडाउन का हुक्म दिया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर सही तरह अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। पुलिस की जानिब से नाके तो लगाए गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो हैं चौक हैं, जो मशहूर मारूफ सड़कें हैं, सिर्फ वहीं पर पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। ना सिर्फ लाहौर में जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, बल्कि कनाल रोड पर, जेल रोड पर, माल रोड पर, हत्ता के गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड जो है, और इसके साथ साथ डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने में आ रही है। ना सिर्फ जो गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ बल्कि कमर्शियल गाड़ियाँ, जिनमें ख़ास तौर पर रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं वो भी चल रहे हैं। डबल सवार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इन अहकामात को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से ये तो कहा गया था कि 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक को रोकने में अभी तक जो है पंजाब पुलिस ने सही तरह इस पर कोई अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। होना ये चाहिए था कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको ट्रैफिक को रोकना चाहिए था, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ इक्का दुक्का मकामात पर जहाँ पर मेन सरकारी दफातर हैं वहाँ पर पुलिस के कुछ नाके मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन पूरे शहर में 1.5 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर हमें किसी ऐसी जगह पर पुलिस जो है जहाँ कहा जाए कि जी वो चप्पे चप्पे में मौजूद है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मायूस इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। पेशावर में भी यही हाल है, लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पेशावर का हाल बताएंगे शकील फरमान। पेशावर में लॉकडाउन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। अंदरून शहर के तमाम तिजारती मराकज और होटल्स बंद हैं, ताहम अशियाए खुर्दनोश की दुकानें खुली हैं, जहां खरीदार कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ बैंकों के बाहर भी रश लगा रहता है और यूं समाजी फासले की एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। अंदरून शहर तो लॉकडाउन पर बड़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है, ताहम नवाई इलाकों में लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और शहरी घरों में रहने की बजाय बाजारों का रुख कर रहे हैं। शहर में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर ज़िली इंतजामिया ने तशवीश का इजहार करते हुए एलामिया जारी किया है कि शहरी लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असर के मुताबिक अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ग्रान फरोशी पर 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 12 बैंकों की शाखों और मुतादिद स्कूल को भी सील किया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शकील फरमान अली, पेशावर। तीनों सूबों में बेएहतियाती नज़र आ रही है अवाम की तरफ से, और कोयटा में भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। शुरू में सख्ती थी, अवाम ने कुछ पासदारी भी की, अब अवाम वहाँ भी पासदारी नहीं कर रही। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिससे लगता यही है कि शहरियों ने हुकूमती अहकामात और हिदायत को हवा में उड़ा दिया है। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आ रही है। इतनी सख्ती नहीं थी, आज कुछ नज़र आ रहा है। पहले तो इसी चौक पे, मनान चौक पे, मिज़ान चौक पे आपके थोड़ी पुलिस वगैरह नज़र आती थी, बाकी तो खुला था शहर। जब कोयटा में शहरियों का बिला ज़रूरत घर से निकलना और चहल पहल का सिलसिला ना रुका, तो आज पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने लॉकडाउन के हवाले से कुछ सख्ती शुरू कर दी। शहर में गैर ज़रूरी दुकानें बंद करा दी गईं, जबकि बिला ज़रूरत घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ज़िलाई हुकाम का कहना है कि कोयटा में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से अगले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं। जितने भी दाखिली रास्ते हैं कोयटा के, बलूचिस्तान के, वहाँ पे नाके लगा दिए गए हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट 14 डेज़ तक हम ये इक़दामात नहीं उठाते तो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कोयटा में लॉकडाउन के दौरान शहरियों के घरों में न रहने पर अपनी बरहमी का इज़हार करते हुए सूबे के तमाम कमिश्नर्स और DIGs को हुक्म दिया है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराएँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन एसर रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। सूरत हाल पाकिस्तान में है, उसके बाद इस वक्त तशवीश पाई जा रही है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म दरख्वास्त कर रहे हैं
सूबाई वज़राए आला दरख्वास्त कर रहे हैं आवाम से, मगर इस वक्त आवाम की तरफ से खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। और ज़ाहिर है आवाम की इस वक्त कुछ मजबूरियाँ भी हैं, हालात भी हैं, मगर इस तरीके से अगर आप लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जो लॉकडाउन का मकसद है वो नहीं हासिल होगा। उसके नतीजे में बीमारी अगर फैल जाती है तो फिर बीमारी भी होगी, लॉकडाउन भी होगा, तो दोनों सूरतों में आवाम का और मुल्क का नुकसान हो रहा होगा। जिन ममालिक में काबू पाया गया है वहाँ अब चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं, वहाँ पर वायरस पीक कर गया है फैलने के बाद, और वहाँ पर अब नज़र आ रहा है कि आसानियाँ वापस से पैदा होने की खबरें आ रही हैं, जैसे कि चीन का शहर वुहान है। साथ ही इस वक्त क्या सूरत हाल है जर्मनी में, इटली में, लंदन में, जापान में, वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आलिया सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, आप इटली में हैं। आलिया, बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई इटली में, और इस वक्त रेशो भी बहुत ज़्यादा, मुकम्मल लॉकडाउन पहले एक जगह का किया, फिर पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया। अब ये खबरें आ रही हैं कि पीक आउट कर रहा है उधर, और आहिस्ता आहिस्ता शायद सेकंड फेज में जाएं, चीज़ें खुलना शुरू हो। क्या माहौल है? जी शाहजेब, इटली के अंदर जो सख्त पाबंदियों वाला लॉकडाउन है वो अब अपने चौथे हफ्ते के अंदर दाखिल हुआ है। यहाँ अब उसके कुछ मुस्बत असरात हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अमवात अभी तक बहुत ज़्यादा हैं और नए केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। हॉस्पिटलाइजेशंस कम हो गई हैं, आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स थे वो कम हो गए हैं, और जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स ठीक हो रहे थे उनका नंबर बढ़ गया है। ये लॉकडाउन जो है वो इतना आसान नहीं था यहाँ लोगों के लिए, और जो सारी सख्तियाँ हैं वो तभी उन्होंने मानना शुरू की जब उन्हें नज़र आया कि कई 100 और 1000 तक के लोग जो हैं वो यहाँ पे वफ़ात पा गए थे। यहाँ पे एक स्टडी ने ये भी कहा है कि ये लॉकडाउन अगर ना होता तो शायद इटली के अंदर 30,000 मज़ीद अमवात हो सकती थीं। इटली जो है अपने ख़ित्ते में दूसरे ममालिक से थोड़ा आगे चल रहा है इस पूरे कोरोना वायरस की सारी इशू के अंदर, और बाकी जो लोग हैं, जो बाकी मुल्क हैं, वो इस वक्त इटली को देख रहे हैं कि अब वो क्या एक नया राह अमल इख्तियार करते हैं। इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हम फ़ेज़ 2 के अंदर दाखिल होने वाले हैं। फ़ेज़ 2 का मतलब है को एग्जिस्टेंस विद द वायरस, यानी कि हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा। और इसके जो फैसले हैं कि आगे जाके क्या होगा, उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त ट्रेड यूनियन से भी बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट से भी मीटिंग कर रहे हैं, वो कंपनीज से मिल रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज से वो मीटिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ के जो रीजन्स हैं जिनको आप सूबे समझ लें, वहाँ की जो हुकूमतें हैं उनसे भी वो मशवरे हासिल कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाएगा कि फ़ेज़ 2 में हम कब दाखिल होंगे और किस तरह। ये जो फ़ेज़ 2 है ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले कुछ कंपनियां खुलेंगी, कुछ दुकानें खुलेंगी, और बाद में जाके शायद महीने 2 महीने में हम जैसे आम लोगों को इजाज़त मिलेगी कि हम अपने घर से निकल सकें। और हमें ये भी बताया गया है कि जो इटली में जो माजी जैसा माहौल था, जो मामूल की ज़िंदगी थी, वो जब तक वापस नहीं लौटेगी जब तक कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन ना निकल आए। बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता इटली निमट भी रहा है, लोगों ने पासदारी भी की उस लॉकडाउन की जो हुकूमत की तरफ से नाफिज किया गया। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूरोप में कम सबसे अमवात हैं वो जर्मनी में हैं, हालांकि जर्मनी में भी लोग मुतासिर हुए हैं। शरह अमवात उनकी स्पेन से भी कम है, इटली से भी कम है। हालांकि जो अगर हम पॉपुलेशन का एज देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग ज़ईफ़ हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने काबू पाया। लोग इस वक्त हुकूमत को सुन रहे हैं। इरफान आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। इरफान आफ्ताब, इस वक्त क्या जर्मनी में लोग पासदारी कर रहे हैं लॉकडाउन की, और क्या माहौल है? जी शाहजेब, दुनिया भर के बेशतर ममालिक की तरह इस वक्त जर्मनी में भी कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस मुल्क लॉकडाउन नाफिज है, और बाहर के इस दिलकश मौसम के बावजूद यकीन मानिए जर्मन शहरियों की जो आदत के बिल्कुल बरक्स वो इस वक्त घरों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस धूप में लोग स्विमिंग और साइकिलिंग पर सैर व तफरी के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अवाम कोरोना वायरस की इस गैर मामूली सूरत हाल उनको इसका अंदाज़ा भी है, इसलिए वो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमती जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है, और वो घर से ही होम ऑफिस यानी घर से ही तमाम काम जो है दफ्तरी काम वो कर रहे हैं। जहाँ तक आदाद व शुमार का ताल्लुक है तो जर्मनी में आज 8 अप्रैल तक कोविड-19 से हलाकतों की जो तादाद है वो 2000 से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि इस वायरस का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 1,08,000 तक पहुँच चुकी है।
لیکن اگر ہم دیگر یورپی ممالک جیسے کہ اسپین اور اٹلی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو بلا شبہ ابھی تک جرمنی میں شرح اموات جو ہے وہ کم ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے تو یہاں کا جو نظام صحت ہے وہ انتہائی مستحکم اور مؤثر ہے، پھر بر وقت لوگوں کے ٹیسٹ کروانے کی کوششیں، پھر اب چونکہ مسیحی برادری کا جو تہوار ہے ایسٹر اس کی بھی آمد ہے، اور حکومت پر بھی کچھ دن سے شدید دباؤ تھا کہ لاک ڈاؤن میں کسی حد تک نرمی برتی جائے. لیکن چانسلر میکل نے پھر واضح طور پر اس ہنگامی صورتحال کو کم از کم 19 اپریل تک یہاں جرمنی میں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا، اور لوگوں سے اس مذہبی تہوار پر بھی گھروں پر ہی رہنے کی گزارش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ. عرفان آفتاب بتا رہے تھے. لندن میں ہمارے ساتھ مرزا علی شاہ موجود ہیں. مرزا بہت شکریہ. مرزا ظاہر برطانیہ کے وزیر اعظم بھی آئی سی یو میں ہیں. پہلے خبر آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، پھر خبر آئی کہ آئی سی یو میں ضرور ہیں، وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں. وہاں ان کی ایک تو طبیعت کے بارے میں بتائیے گا، پھر جو نئے کیسز ہیں اس کی تعداد میں لاک ڈاؤن کے بعد کمی آئی ہے، اور لاک ڈاؤن کی کیا پاسداری باقاعدہ طور پر وہاں کے عوام کر رہے ہیں اگر حکومت نے ان سے کہا ہے کہ گھروں میں رہیں؟ ڈاؤننگ اسٹریٹ کا یہ کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی صحت اب پہلے سے بہتر ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ وہ ریکور کر رہے ہیں، اور جو ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. لیکن جو بات خاص طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں ان کو بھی جب وہ جو آئسولیشن میں تھے، جو سیلف آئسولیٹ انہوں نے کیا ہوا تھا تقریباً 12 دن کے لیے، اس دوران ان کو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ 11 دن کے بعد خراب ہوئی اور ان کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑا. وہ وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، لیکن اس کمرے میں جہاں پر وینٹیلیٹر اویلیبل ہے ان کو آکسیجن 2 دفعہ اس سے پہلے دی جا چکی ہے، اور اس لیے ان کو وینٹیلیٹر کے پاس رکھا جا رہا ہے کہ اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو ان کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا جائے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے جو یہاں نیشنل ہیلتھ سروس ہے اس کو اسی حکومت نے جو کٹس کیے اور نیشنل ہیلتھ سروس میں انویسٹ نہیں کیا پچھلے تقریباً 8 سے 10 سالوں میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اب ہلاکتیں ہو رہی ہیں. صرف آج کے دن 900 سے زیادہ ڈیتھ رپورٹس ہوئی ہیں، 7000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں، اور جو چیف میڈیکل آفیسر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروجیکشن ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اب سٹیبل ہو رہی ہے، اور زیادہ ان کو کیسز ان کو اب روزانہ کی بنیاد پر 4000 سے کم کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کو ایک مثبت انڈیکیٹر سمجھا جا رہا ہے. لیکن بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے، 7000 سے زیادہ لوگوں کا مر جانا. جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے وہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ویکس کا کہا تھا، 2 ویکس پورے ہو چکے ہیں کہ 2 ویکس تک لاک ڈاؤن رہے گا. اب جو حکومت وزراء ہے وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اب نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن کتنا عرصہ چلنا ہے. لندن میئر صادق خان اور جو مختلف جو اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں اور برطانیہ کے اندر جو لیڈرز ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. صادق خان نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتے کہ یہ لاک ڈاؤن کب چلنا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اب دیکھ رہے ہیں کہ 2 مزید ہفتے جو لاک ڈاؤن جاری رہے گا، چونکہ حکومت کی یہاں پہ اسسمنٹ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ جو رپورٹنگ ریٹ ہے وہ فلیٹ ہو رہا ہے. حالانکہ ڈیتھس بڑھی ہیں لیکن نئے کیسز کم آ رہے ہیں. 95% کیسز میں یہاں پہ لاک ڈاؤن کو لوگ اسٹرکٹلی آبزرو کر رہے ہیں. روڈز خالی ہیں، اور جو ہم نے دیکھا ابھی تک جو پیٹرن ہمارے سامنے آیا کہ جو ایک دفعہ گھر سے نکلنے کی لوگوں کو اجازت ہے اور وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں اپنی گروسری خریدنے کے لیے، مختلف ایک دفعہ واک کے لیے باہر جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جنرل جو وائلیشنز ہیں وہ سامنے وہ نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ. مرزا علی شاہ بتا رہے ہیں لندن میں بھی لوگ پاسداری کر رہے ہیں. عرفان صدیقی ہمارے ساتھ جاپان سے موجود ہے. عرفان بہت شکریہ. جاپان میں ایمرجنسی، پھر ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے جو کورونا کے اثرات کی وجہ سے عوام کے لیے. اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں؟ شاہزیب، میں موجود ہوں ٹوکیو کے علاقے نیپوری میں. ایک فائنینشیل ٹاؤن ہے ٹوکیو کا، تاہم اب جاپان کے میں ٹوکیو سمیت 6 بڑے جو پریفیکچرز ہیں وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے. لیکن یہ سافٹ ایمرجنسی ہے، لوگ جاب پہ بھی جا سکتے ہیں، بزنس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، گھروں سے بھی نکل سکتے ہیں، بینکس وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں، سٹورز بھی کھلے ہوئے ہیں. تاہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینس پیدا کریں، کیونکہ جاپان میں ٹوکیو میں خاص طور پہ کرونا انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے ڈیلی، اور اس وقت 55,000 جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور 4,000 سے زائد لوگوں میں کرونا وائرس پایا گیا ہے. 93 ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو جاپان گورنمنٹ اب تیزی سے جو ہے کرونا کو لوگوں میں ٹیسٹ کا اضافہ کرنے جا رہی ہے.
تاہم جاپانی قوم ایک غیور قوم ہے, غیرت مند قوم ہے, ہاتھ پھیلانے سے زیادہ خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ. تو جاپان گورنمنٹ نے اپنے عوام کے لیے ایک بڑا فائنینشیل پیکیج ریلیز کیا ہے. آلموسٹ 990 ارب ڈالر کا پیکیج ہے, جس میں عام آدمی کو 3 لاکھ ین فی گھرانہ دیا جائے گا, جو $3,000 کے لگ بھگ ہے. اور جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو $10,000 کا سبسڈی دی جائے گی, اور جو درمیانی کمپنی ان کو $20,000 کی سبسڈی دی جائے گی, اور جو اچھی میجر کمپنیز جہاں پہ کافی لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو $6 لاکھ تک کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا. تو جاپان گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو انف فائنینشیل پیکیج ان کے گھر پہ پہنچا کے ان کو اتنا ریلیف دینے کے بعد تھوڑی سی مزید سختی کرے, تاکہ لوگوں کو فائنینشلی کوئی پرابلم نہ ہو اور گھر میں وہ رہ کے کورونا کا مقابلہ کر سکے. بہت شکریہ عرفان صدیقی, ہمیں جاپان کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے دنیا بھر میں چین کے ماڈل پر عمل کیا جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے, جس کے نتائج بھی اب مختلف شہروں میں سامنے آ رہے ہیں. جبکہ خود چین کے شہر ووہان میں, جہاں سے سب سے پہلے کورونا وائرس کا پھیلاؤ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گیا, وہاں آج 76 دن کے بعد لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے. چینی حکام نے 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر میں عوام کو سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے, مگر پابندیاں اب بھی برقرار ہیں. شہر میں چہل پہل کا آغاز ہو گیا ہے. 2.5 مہینے سے سنسان سڑکوں پر ٹریفک چلنا شروع ہو گیا ہے. فلائٹ آپریشن اور ٹرین سروس بھی شروع کر دی گئی ہے. فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ایک چینی ایئر لائن کے مطابق ووہان شہر سے چین کے 3 مختلف شہروں کے لیے 30 فلائٹس آپریٹ کی جا رہی ہیں. اسی طرح ریلوے حکام کے مطابق ٹرین سروسز بحال ہونے پر تقریباً 55,000 مسافروں نے ووہان سے باہر جانے کے لیے بکنگ کرائی ہے, جبکہ طویل فاصلے کی بس سروس بھی بحال کر دی گئی ہے. اور یہ سب اس لیے کیونکہ ووہان میں اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا. جو دوسرے شہروں کے لوگ ووہان میں موجود تھے, چین ہی کے دوسرے شہروں کے لوگ, وہ وہاں پھنس کر رہ گئے اور اب انہیں 76 دن بعد وہاں سے نکلنے کا اور اپنے خاندان کے پاس جانے کا موقع ملا ہے. شاہراہیں بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں, مگر ان سب کے باوجود پابندیاں اب بھی برقرار ہیں. تعلیمی ادارے بدستور بند ہیں. چینی حکام ووہان کے شہریوں کو محدود طور پر باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں اور رش والی جگہ پر جانے سے منع کر رہے ہیں, جبکہ کچھ رہائشی کمپاؤنڈز کو بدستور بند رکھا گیا ہے. وہاں پر سخت چیکنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر مقامی سیکیورٹی تعینات ہے. ایسے اپارٹمنٹ جن کا کوئی مرکزی, داخلی اور خارجی دروازہ نہیں ہے, انہیں بند رکھا گیا ہے. چینی حکام کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شہر اور صوبے میں اسی وقت نکلیں جب ضرورت ہو اور عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک پہنیں. CNN کے مطابق ایسے رہائشی جنہیں حکومت کی جانب سے موبائل پر ایک کوڈ دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ صحت مند ہیں اور سفر کے لیے محفوظ ہیں, انہیں اس وقت تک کام پر جانے کی اجازت دی گئی ہے جب تک کہ انہیں ان کی کمپنی کی جانب سے کوئی لیٹر جاری نہیں کیا جاتا. اسی وقت وہ جا سکتے ہیں جب ان کے پاس لیٹر ہوگا. اسی طرح ایسے رہائشی علاقوں میں جہاں گزشتہ 14 دنوں کے دوران کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا, ایسے علاقوں میں بھی صرف موبائل میں کوڈ رکھنے والے ہر گھر کے ایک شخص کو ایک دن میں صرف 2 گھنٹے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ گھر کا سامان لا سکے. ان پابندیوں سے متعلق چین کے سرکاری اخبار پیپلز ڈیلی کا کہنا ہے کہ 0 کیسز نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 0 رسک ہے, یعنی خطرہ ابھی بھی موجود ہے. اور اپنے شہر کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کھول دیے جائیں. یہ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اور یہ وائرس خطرناک ہے اور اس وائرس کو اب آہستہ آہستہ اس وقت جو دنیا کے سائنسدان ہیں, جو دنیا کے ڈاکٹرز ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں میں پھیلتا کیسے ہے, کس طریقے سے بری طرح متاثر کرتا ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جارج واشنگٹن اسپتال میں زیر علاج کورونا کے مریض سے متعلق ایک ویڈیو اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے. آپ سب دیکھیے اور سمجھیے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اور آپ سب کے لیے احتیاط کتنی ضروری ہے. چاہے آپ جوان ہو یا پھر آپ کی عمر زیادہ ہو, آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کر دے گا تو پھر آپ جوان ہو تو ہو, یہ آپ کی جان لے سکتا ہے. You're looking at a virtual reality image of کورونا کا ایک مریض جو واشنگٹن ڈی سی میں جارج واشنگٹن اسپتال میں زیر علاج ہے, ہم اس کے ورچوئل ریالٹی امیج پر کام کر رہے ہیں. یہ مریض ایک صحت مند 59 برس کا مرد ہے, مگر اسے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے کچھ دن پہلے مریض میں کورونا وائرس تو موجود تھا, مگر اس کی کوئی علامات سامنے نہیں آئی تھیں. مگر اب جہاں جہاں ہرے نشانات ہیں, اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھیپھڑوں کے ٹیشوز کو اس وائرس نے کس طرح متاثر کیا ہے.
कुछ लोगों के लिए ये वायरस कम नुकसानदेह होता है। चीन के अस्पताल में जब कोरोना से 54 लोग मरे तो उनमें से 50 लोगों में ARDS का मसला लाहक हो गया था, जिसका मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। बहुत करीबी ताल्लुक है उन लोगों में जिनको ARDS हो जाता है और जो मर जाते हैं, क्योंकि इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। Here's what's actually happening when you get ARDS. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी सांस की नाली से फेफड़ों में जाती है और फिर खून में शामिल होकर दिल और जिस्म के दीगर हिस्सों में चली जाती है। कोरोना वायरस फेफड़ों से खून में ऑक्सीजन जाने के रास्ते में दीवार बना देता है, जिससे ऑक्सीजन की खून में रसाई मुश्किल होती जाती है। जितना ज़्यादा कोरोना का असर होगा उतनी मोटी ये दीवार होगी और ऑक्सीजन मिला खून दिल में पहुंचाना उतना ही नामुमकिन होता जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये दीवार मोटी हो रही है, ऑक्सीजन का खून की नाली में जाना नामुमकिन होता जा रहा है, जिससे मरीज का दम घुटना शुरू हो जाता है। जब आप बीमार हों तो आप खुद अपने आप से पूछें कि वायरस ने आपको कम मुतासिर किया है या ज़्यादा। इसकी बड़ी निशानी ये है कि आपको सांस लेने में कितना मसला हो रहा है, क्योंकि अगर सांस लेना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसका मतलब है कि कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करने में कामयाब हो गया है। चीन के अस्पतालों में दाखिल किए गए मरीजों के मुताले से पता चला कि कोरोना से मुतासरा 56% वो लोग जो इतने बीमार थे कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, उनके फेफड़ों का जब स्कैन किया गया तो शुरू में कोई अलामात नहीं थीं, मगर तीसरे से 5वें दिन के दरमियान 91% मरीजों में सांस लेने के शदीद मसाइल पैदा हो गए। जैसे ही RDS के फेफड़ों में असरात आना शुरू हो जाएं, तो ये कोरोना वायरस के मरीजों में किसी भी दूसरी बीमारियों के मुकाबले में बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस से मुतालिक अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक दिलचस्प मजमून शाया हुआ है, जिसका उन्वान है कि वायरस को मारना मुश्किल होता है और इसकी वजह यह है कि वो जिंदा ही नहीं होता है। मजमून में लिखा है कि वायरसेस अरबों साल बगैर जिंदा रहे गुजार चुके हैं और ये उनकी एक ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली है जो उन्हें दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है। और ये हिकमत अमली हालिया कोरोना वायरस पर और ज़्यादा सच साबित होती है, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये वायरस प्रोटीन शेल से घिरा हुआ एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका साइज आपकी आंखों की एक पलक के हजारवें हिस्से जितना होता है। इस वायरस को एक जानदार चीज मुश्किल से ही कहा जा सकता है, मगर जैसे ही वायरस इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है, ये इंसानी जिस्म के खलियों पर फौरी तौर पर कब्जा करके अपने जैसे लाखों वायरस पैदा कर देता है। इंसानी जिस्म को पता चलने से पहले ही ये वायरस अपने जैसे लाखों वायरस पूरे जिस्म में फैलाकर किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल भी हो चुका होता है। ये किसी जिस्म में जान से मारने जितना ताकतवर हो जाता है और कुछ अजसाम को इतना कम मुतासिर करता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, या वो थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद ठीक हो जाते हैं। और अभी तक हमारे पास इस वायरस को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सांस की नाली के जरिए फेफड़ों को मुतासिर करने वाले वायरसेस या तो नाक से दाखिल होते हैं या फिर गले से। या तो ये वायरस नाक और गले में तेजी से फैलकर तबीयत खराब करते हैं या फिर ये गले से नीचे फेफड़ों में चले जाते हैं। फेफड़ों में ये नाक और गले के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता फैलते हैं, मगर अगर ये फेफड़ों में फैलना शुरू हो जाए तो आपकी जान ले सकते हैं। नया कोरोना वायरस आमतौर पर सांस की नाली के ऊपर के हिस्से में रहता है, जहां ये छींक या खांसी के जरिए फौरी तौर पर किसी दूसरे मरीज में मुंतकिल हो जाता है, मगर कुछ मरीजों में ये फेफड़ों के बिल्कुल अंदर घुस जाता है, जहां ये जान से मारने की सलाहियत रखता है। इस वायरस की एक और सलाहियत यह है कि मरीजों में इसकी अलामात सार्स वायरस के मुकाबले में देर से आती हैं, जिसकी वजह से मरीज को खुद भी इस वायरस की मौजूदगी का पता चलने से पहले ये दूसरे लोगों को मुंतकिल कर चुका होता है। गुज़िश्ता 100 सालों में कोरोना जैसे वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके हैं। 1918, 1957 और 1968 के फ्लू और फिर सार्स, मर्स और एबोला ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोरोना की तरह ये वायरस भी किसी जानवर से इंसान में मुंतकिल हुए थे और ये तमाम वायरसेस फैलाव में बहुत आसान है और इस वक्त इनको मारना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। कोरोना के वायरस को मारना मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि इसका फैलाव बाकी तमाम वायरसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान है और अगर ये किसी इंसान के जिस्म में ना हो तो ये बेअसर होते हैं वायरसेस आमतौर पर और उनमें ज़िंदगी नहीं होती है, ना ही उनका कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ना ये हरकत कर सकते हैं, ना ही एक वायरस मज़ीद वायरसेस को पैदा कर सकता है, मगर ये इस तरह लंबे अरसे रह सकता है। हालिया लेबॉर्ट्री रिसर्च के मुताबिक हालांकि कोरोना वायरस एक इंसानी जिस्म के बाहर चंद मिनट या घंटों में अपनी अफादियत खो देता है, मगर फिर भी इस वायरस के कुछ ज़रात मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं और जैसे ही ये इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो ये अपने हज़ारों कॉपीज़ चंद घंटों में बना लेता है।
اور جسم اس سے لڑنے کے لیے دفاعی کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، جس میں بخار بڑھتا ہے، جس میں جراثیم مارنے والے سفید خون کے خلیے وائرس سے لڑتے ہیں، اور اسی دوران انسان بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے انسانی جسم میں ان وائرس سے لڑنے کی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ وائرس خطرناک وائرس ہے، اس لیے تمام لوگوں کو اسے سنجیدہ لینا چاہیے۔ تو ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید عام خبروں پہ بات کریں گے۔